इससे पहले हमने क्या देखा था पिछले वाले लेक्चर में, एग्जांपल नंबर 7 तक देख लिया था। इसमें देखेंगे एग्जांपल नंबर 8 से लेके बचे हुए जितने भी एग्जांपल है वो सारे देख लेंगे। तो ये यहाँ से 3 या 4 एग्जांपल है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो होते थे हमारे फिजिक्स के फील्ड, लास्ट के 2 एग्जांपल को छोड़ दें 6 और 7 को। तो इससे पहले 5 क्वेश्चन फिजिक्स के फील्ड के लिए था, वहां से एग्जाम में बहुत कम पूछ जाता है। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सीबीएसई 2011 की तैयारी कर रहे हो, 2021 की तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये सब क्वेश्चन। ठीक, तो एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन को इस डिस्टेंस से फॉल किया गया, कितना? 1.5 सेंटीमीटर। इट्स कम्स टू बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स। राइट, इतना ही तो होगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। ठीक है जी। और क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखी है मेरे को 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये क्या है? ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड एंड द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड प्रोटॉन्स फॉल अंडर द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ द। अच्छा जी, देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव फील्ड है। कैसा फील्ड है? पॉजिटिव फील्ड। क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लगा दूंगा पॉसिबल हुआ तो। और यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से बनते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो यहां से कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ये। क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। इसको फॉल किया गया 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से गिरा दिया गया। ठीक है, यहां मान लो ड्रॉप कर दिया गया 1.5 सेंटीमीटर के। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। अगर वो नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फोर्स कहां लगेगा? इसके ऊपर, इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। राइट, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। डिस्टेंस हमें दे रखा 1.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इसके ऊपर क्या निकालना है? टाइम निकालना है। कितना टाइम लगेगा इसको गिनने में, है ना? देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको फोर्स कितना लग रहा है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर फोर्स लगता है QE। क्या लगता है? QE। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -E। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना तो फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? इतना तो फोर्स लग रहा है। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलता है? S इज इक्वल टू में UT प्लस AT स्क्वायर। अच्छा, मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि मेरे को डिस्टेंस दे रखा था। इस फॉर्मूले से निकालने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालना होगा। अच्छा, क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया गया है। तो हमने 11th क्लास से पढ़ा था, जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, मतलब U 0 तो T भी 0 हो जाएगा। तो यहां से S क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू में AT स्क्वायर, है ना? S इज इक्वल टू में AT स्क्वायर। तो मुझे यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे को S तो दे रखा है। तो एक्सीलरेशन यहां से निकलेगा। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स अपॉन में मास। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मास किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का आएगा। राइट, फोर्स कितना लगता है भैया? QE। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि उसके ऊपर चार्ज क्या नेगेटिव है। ठीक, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? me। यहां पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो S इज इक्वल टू में E अपॉन में me इंटू में T स्क्वायर। यहां से me ऊपर जाएगा, S इंटू me अपॉन में E इज इक्वल टू में अंडर टू रूट में आएगा। तो हमें T की वैल्यू चाहिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। कितना टाइम लगेगा उसको 1.5 से उस प्लेट तक जाने में, मतलब डिस्टेंस कवर करने में। देखते हैं कितना आता है। S की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1.5 इंटू 10 टू दी पावर व्हाट? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg में होता है। ठीक है, क्योंकि सब हम ऐसा यूनिट लेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक, ये आया टाइम। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो 2 is 1, तो आता है तुम्हारा 2.9
इंटू 10⁻9 सेकेंड -9 सेकेंड्स, इतना टाइम आता है इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कैसे होगा, नेगेटिव प्लेट ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे, होगा नहीं होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगा। और इसके अंदर क्या रखा गया है, प्रोटॉन रखा गया। क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन को हटा के जगह उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन की जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया, प्रोटॉन को। तो यहाँ प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कहां लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, तो इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, सेम चीज, सारी कहानी वही रहेगी। इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, ये डिस्टेंस कवर करने में मान सकता। ठीक, तो यहां से भी वही रहेगा, S इजिकल टू में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। ठीक, सारी कहानी वही रहेगी क्योंकि चार्ज भी उतना होता है, मास इसका अलग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का मास होता है वो थोड़ा अलग होता है, बाकी सारी कहानी सेम वही है। तो यहां से जो मेरा T का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, अंडर द रूट S इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, बस डायरेक्शन चेंज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा मेरा, S की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻², मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27, और ये होता है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10⁻4। अच्छा, अगर तेज हो रहा होगा तो यूट्यूब में आपको ऑप्शन मिलता है स्पीड कम ज्यादा करने का, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, अगर तेज बोल रहा हूं तो, धीरे बोल रहा हूं तो आप तेज कर लेना, तो आप लोगों का हाथ में है ना, तो थोड़ा बहुत चलता है, राइट। तो यहां से T आता है, अब कैलकुलेशन करना काफी टफ टाइम हो जाएगा, किताब में देख सकते हैं 1.6 और T आएगा आपको 1.9 10 टू द पावर 12। ठीक है, 1 नहीं, ये तो नहीं आएगा, यहां से आपका टाइम आता है 1.34 इंटू 10 टू द पावर -12 -10 7 आता है, -7 सेकेंड्स, इतना टाइम आता है इसका। ठीक, इसमें एक्सेलरेशन निकाल रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है, तो आप लोग को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन गिवन, बस ये 1.3 10 टू द पावर -7 सेकंड। 6 और कुछ पूछा था क्वेश्चन में, अनचेंज प्रोटॉन फॉल इन द सेम डिस्टेंस, कंप्यूट द टाइम ऑफ द फॉल इन द ईच केस, कितना टाइम लगता है उसको गिरने में, तो इलेक्ट्रॉनिक केस में कितना लगेगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकंड, इसको बोल सकता हूं 2.9 नैनो सेकंड्स, 10 की पावर मतलब क्या, नैनो सेकंड्स। ठीक, प्रोटॉन में कितना टाइम लग रहा है 1.34 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकंड्स। ठीक, और क्या पूछा था, कंप्यूट एंड कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन इफ दैट द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अच्छा जी, अगर फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल में क्या होता है, ग्रेविटी के कांटेक्ट में गिरता है, तो ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कितना होता है, ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 9.8 मीटर्स पर सेकंड, यही तो होता है। ग्रेविटी केस में एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहां से टाइम कितना लगेगा, तो यहां से सीधा निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू की ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यूज के लिए सब करने की जरूरत नहीं है। S इजिकल टू में AT स्क्वायर, यहां से आ जाएगा S/A अंडर द रूट T, तो यहां से टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत इजी तरीका रहेगा। ठीक, तो आई होप हो जाएगा। अगर मान लो एक्सेलरेशन पूछ ले, ग्रेविटी के कांटेक्ट में कितना एक्सेलरेशन आएगा, तुम्हें टाइम मिल चुका है, दोनों केस में टाइम मिल चुका है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है क्या मिल रहा है, दोनों केस में टाइम मिल रखा है। अगर इसमें पूछता है ग्रेविटी होता, ये तो फ्री ग्रेविटी के लिए बात हो रही है, ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए बात हो रही है, अगर ग्रेविटी होता तो कितना एक्सेलरेशन होता, टाइम मिल चुका है, तुम्हें एस पता है, तो यहां से तुम ए की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक, तो काफी इजी सवाल हो जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल खत्म होता है। अगर उतारना है तो उतार लो, अदरवाइज मैं रब करता हूँ। पॉज करके नोट कर लो, पता है ना पॉज कैसे होता है, यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो वहां पे बट वो 2 डंडे मिलेंगे, उस पर दबाओगे तो पॉज हो जाएगा वीडियो। नहीं, कमेंट आते हैं हाउ टू पॉज। आई होप सो पॉज कर लिया होगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया हो, लेकिन लिख के करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। देखते हैं अगला एग्जांपल क्या कह रहा है कि द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 10⁻⁸ कूलम्स एंड 10⁻⁸ कूलम्स रिस्पेक्टिवली
आर प्लेस्ड इज 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। ऐसा कुछ दे रखा है फिगर में। यहाँ पे Q1 चार्ज है प्लस Q1 और यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज, जिसके ऊपर क्या है माइनस साइन है। कितना है? माइनस साइन। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना है ये? 0.1 मीटर्स अपार्ट। ठीक, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ बना के दे रखा है, पूरा बना देता हूँ। ये क्या है? कोई C चार्ज है, C पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे कोई B पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे कोई A पॉइंट दे रखा है। ठीक, तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। 0.5 ये होगा और ये भी 0.5 होगा, 0.05 और ये भी 0.05। यहाँ पे कितनी दूर देगी और ये भी कितना दे रखा है? 0.05। तो ये कहानी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए बी सी। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ए पे कैलकुलेट करना है, बी पे कैलकुलेट करना है, सी पे कैलकुलेट करना है, इन दोनों चार्जों की वजह से। तो बहुत इजी सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है के क्यू अपॉन में के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। क्या फॉर्मूला है? के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, यही है। देख लेते हैं। ओह शूट, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, सॉरी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है। चलो जी, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। इस केस की बात करता हूं। फॉर पॉइंट ए के लिए ए के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पॉइंट ए के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर हम क्या रखते हैं? एक पॉइंट टेस्ट चार्ज। क्या रखते हैं? पॉइंट टेस्ट चार्ज। उसकी खुद की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। पॉइंट टेस्ट चार्ज का क्या होता है? खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो उसे कहां रखा जाता है? जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। ठीक है, इसका काम वैसा ही है कि जैसे कि जानवर के ऊपर जो कोई ट्रायल नहीं किया जाता है, कोई नया वैक्सीन आता है तो इसको ट्रायल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे उसको रखेंगे, इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, दोनों चार्जों की वजह से हम वहां से मिल जाएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? पॉइंट टेस्ट चार्ज। नेचर में कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रिपेल करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको मैं बोलता हूं ए ड्यू टू प्लस क्यू, और यहाँ पे ये इधर की तरफ होगा ड्यू टू माइनस Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 और ये ड्यू टू Q1 बोल सकता हूं। ये Q1 है, इधर रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ओ सीट गलत हो गया। और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव आई कैप में है ना जी, ये भी पॉजिटिव आई कैप, ये भी पॉजिटिव आई कैप, तो प्लस का आई कैप और प्लस में के क्यू 2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी आई कैप, दोनों पॉजिटिव में ही है। राइट, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा मेरा? 2 हो गया। के की वैल्यू, दोनों में चार्ज क्या है? सेम है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, के की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी देखो 0.05 0.05 सेम है। तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 2kq1 अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम ही है ना, इसलिए। ठीक, तो 2 इंटू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू है, दोनों में चार्ज, हम क्यू की वैल्यू कितनी देखिए 1 पॉइंट कितना है? 10 की पावर -8 कूलम। कितना है? 10 की पावर -8 कूलम। 8 है 18 है, 10 की पावर -8 कूलम है दोनों, एक में माइनस एक में प्लस। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में विदाउट चार्ज के भी रख देते हैं इसको। ठीक, एक में माइनस एक में क्यू। इसमें हम चार्ज का वो क्या कहते हैं, चार्ज का नेचर नहीं शो करते, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं। ठीक, तो मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दिया 10 की पावर -8 कूलम। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है? 0.5 मीटर। मीटर में है, मिलीमीटर में? मीटर में है। 0.05 मीटर का स्क्वायर, यही होगा। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू
9 इंटू 10 टू द पावर 1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर 9 और -8 प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक, तो इसको मैं 18 लिख सकता हूँ। 18 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा मेरा 0.05 और 0.25, 0.05, 25, 4 के बाद 0, 25, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बताओ कितना होगा, करके देख लेते कभी कभी ना। 25 को 2 4, ये होगा 0.0025। ठीक, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 18 इंटू 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 18/25 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। देखो 0.0025 था, इसको 10 की पावर 25 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो ये 18/25, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 18/25 इंटू 10 टू द पावर ये दे रखा है। तो यहां से तुम्हारा आंसर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, बता देता हूं मैं। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हमें बी और सी पे भी निकालना है, तो फिर मैं किस पे निकालना हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बी पे कैसे निकालूंगा, इसकी वजह से निकालना पड़ेगा। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, है ना। ये वाला चार्ज ही पॉजिटिव, यहाँ पे टेक्सचर जगह नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, कैसी होगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम नेट फोर्स इसके ऊपर निकालते हैं, ये मेरा ड्यू टू Q2 है और ये मेरा क्या है, ड्यू टू Q1 है। ठीक, तो कैसे निकलेगा, ये देखो नेगेटिव आई कैप में है और ये पॉजिटिव आई कैप में है। यहां से लिखता हूं K Q1 अपॉन में, और ये देखो 0.5 है, तो इसको मैं 0.5 की जगह मैं R लिख दूं। चलो इसको मैं बोल देता हूं 0.5 का स्क्वायर, है कि नहीं। ये डिस्टेंस कितना है, यहां से 0.5 है। ठीक, अब देखते हैं, ये पॉजिटिव आई कैप में, सॉरी नेगेटिव आई कैप में है, नेगेटिव आई कैप। देखो ये वाला पॉजिटिव आई कैप होगा इधर वाला, और इधर जाता है क्या होता है, नेगेटिव आई कैप होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या नेगेटिव आई कैप, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आई कैप, तो ये वाला इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव आई कैप होगा। ठीक जी, प्लस में K Q2 अपॉन में, देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से डिस्टेंस देखेंगे ना, क्योंकि Q2 तो ये है, तो डिस्टेंस यहां से देखेंगे तो 0.5, 0.05 ये, सॉरी 0.05 होगा ये। ठीक है, 0.05 ये, 0.05 ये और 0.055 ये, मतलब ये 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार। तो इसको मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं 3 इंटू में 0.05 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं क्योंकि 3 बार है, 1 2 3, इतने 3 टाइम ज्यादा है यहां से। ठीक, और ये क्या है, पॉजिटिव आई कैप में है, पॉजिटिव आई कैप में। तो चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, K की वैल्यू सेम, निकाल लो कॉमन, और चलो निकाल लेता हूं मैं K Q अपॉन में, इसको छोड़ो, और यहां से माइनस भी कॉमन निकालो। क्या निकालो, माइनस भी कॉमन निकालो। चलो छोड़ो, इसको माइनस नहीं रहने दो। तो कितना हो जाएगा मेरा, अंदर बचेगा -1, तो क्या है इधर की तरफ तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है इस वाले के, तो इस केस में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, 0.0025, और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन में 9 इंटू 0.0025 आई कैप। ठीक, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 0.0025 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, K की वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q की वैल्यू है 10 टू दी पावर -8, और ये 0.0025 कॉमन आ रहा था। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन में 9 माइनस का 1 आई कैप। इसको मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि प्लस को पहले लिखना, माइनस को बाद में लिखना, एक तरीका बना रखा हम लोगों ने, जरूरी नहीं जैसा मन में आया वैसे लिख सकते हो आपको। ठीक, तो 9/25 इंटू 10 टू दी पावर 4 -4 लिख सकता हूँ चीज को मैं, 10 टू दी पावर -4, ऊपर कितना है, 10 की पावर 1 हो जाएगा, 9 और -8 कितना, 1 बचेगा, बेस सेम पावर 8, और ये कितना हो जाएगा, 9, 1 माइनस 9, 1 माइनस 9,
1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर, ऊपर जाके 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 25, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 9, है ना, माइनस का 8 अपॉन में 9, इससे ये चल बसा, कितना आंसर आ रहा है माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 25। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, जो मेरा नेट डायरेक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, क्या होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, जो नेट आएगा ना ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा, तो जो कट फील्ड के नेट आंसर बचेगा इधर की तरफ आएगा, क्या आएगा इधर की तरफ। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, जो किसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, माइनस साइन हमें ये दिखा रहा है, क्लियर है। तो यहां से जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, 7.2 कितना आएगा 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। सी के ऊपर भी निकालना है, किसके ऊपर निकालना है, सी के ऊपर, देखते हैं भैया जगह कम पड़ गया लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और सॉरी ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा इसको इधर धक्का मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, यहाँ पर टेस्टर देखते तो पॉजिटिव होता है, और ये भी क्या है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसको इधर खींचेगा ऐसे कुछ इस फोर्स से, है ना। तो इसका जो आपने एग्जांपल नंबर 7 में देखा था, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे आएगा, ठीक। अभी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर का 60 डिग्री क्वेश्चन में बोल रखा है, ये वाला 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, तो ये कितना 120 डिग्री, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर है, तो ये होगा मेरा 120 डिग्री, ठीक। तो यहां से नेट फोर्स निकालते हैं, पहले मैं निकालता हूं, हमें पता है Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे K Q अपॉन में, इन दोनों का डिस्टेंस भी तो सेम ही है ना, ये भी 0.1, तो ये भी क्या हुआ 0.1, ये भी क्या हुआ 0.1, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 0.1 था, तो ये भी 0.1 ये भी 0.1, ठीक। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी दोनों पे सेम है, तो वो भी तो सेम ही आएगा, कितना आएगा 0.1 का स्क्वायर, ये आता है, ठीक। तो नेट कैसे निकलेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होता था हमारा क्या होता था, E Q1 का स्क्वायर प्लस में E Q2 का स्क्वायर प्लस में 2 E Q1 E Q2, दिख रहा है बोर्ड पे, छोटा छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है तो cos 180 दिख रहा होगा, देखो, ठीक। तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2E, दोनों E की वैल्यू सेम है, इसको किसकी इक्वल मान लेता हूं मैं, E के इक्वल मान लेता हूं, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा 2E स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 से 1/2 से 1/2 कर, चल लिख देता हूं मैं, 2E स्क्वायर cos की वैल्यू -1/2, 2 से 2 चल बसा, इसी की वैल्यू आ जाएगी 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, तो इसी की वैल्यू कितनी आ रही है अंडर द रूट E स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा E आएगा, कितना आएगा E आएगा, ठीक। तो इसी कितना हो जाएगा यहां से K Q अपॉन में 0.1 का स्क्वायर, तो इसी कितना आ जाएगा मेरा यहां से 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -8, इसका हो जाएगा मेरा 0.1 का स्क्वायर, कितना होगा 0.01, यही होगा, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, EC इज इक्वल टू में 9 इंटू 10 टू दी पावर 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो देखो हमने क्या निकाल दिया, A के ऊपर भी फोर्स निकाल दिया, B के ऊपर भी निकाल दिया, C के ऊपर भी निकाल दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के लिए, ठीक। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब फिर मिलते हैं थोड़े से फोन को रेस्ट देने के बाद, तब तक के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, राइट, ठीक है जी। अच्छा जी, इससे पहले हमने क्या देखे थे, एग्जाम्पल नंबर 9 तक देख लिया था, ठीक है। लास्ट वाले पे एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा था, बट एक्चुअली में क्या था वो एग्जाम्पल नंबर 9 था, राइट। तो इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक देख लिया था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की, एक बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि मेरे पास क्वेश्चन आपको लगा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा लगाने की। मेरे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, एक के ऊपर -10Q, एक के ऊपर +10Q, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर, कितना है 5 मिलीमीटर। अच्छा जी, तो दो छोटे चार्जेस होते हैं, ठीक है, दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो कैसे एक्ट करता है, एज अ डाइपोल एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, एज अ डाइपोल एक्ट करता है, ठीक है। तो मुझे इसके एक्सियल पॉइंट पे इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
देखते हैं कैसे होगा इस बार। क्या है कि मेरे पास क्या है 10 माइक्रोकूलम एक नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉइंट ए बोल दूं, और इसको मैं अगर पॉइंट बी बोलूं तो कितना है प्लस का 10 माइक्रोकूलम। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ठीक। तो छोटा लिखा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। ये 5 मिलीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, ये इसका सेंटर ओ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सियल पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट पी है, तो क्या है इसका एक्सिस है, ये इसको हम एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, यहां से 15 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले कैसे एक्ट करेगा, ये डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। तो और इसके हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताना है, कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये ए है, ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर। ये ए है, ये बी है, और हम यहाँ इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ट्रेंड में चल रहा है भैया, है ना, 10 माइक्रोकूलम, ये कहानी है। इसके इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, ये होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, ये होगा। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस, यहां से इसके लिए ये वाला डिस्टेंस, ये देखो ये नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सॉरी टुवर्ड्स द चार्ज होगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक। ये पॉजिटिव है, क्या करेगा इसको रिपेल करेगा। तो नेट कहां आता है, कहीं यहां आता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था। और इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज उसका पॉजिटिव होता है। इसके लिए इधर कहीं होगा और इसके लिए इधर होगा। अच्छा जी, ये कहानी होगा, याद रखना है कि ये नजदीक है चार्ज, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा होगा। तो जो हमारा नेट डायरेक्शन आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर आता है पॉजिटिव आई कैप में, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज पास है तो इनके बीच का डिस्टेंस नॉर्मली कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से स्ट्रेंथ होगा, इस चार्ज की वजह से ज्यादा पावरफुल होगा, यूं समझ सकते हैं, ठीक। देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल निकालने का तरीका होता है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। चार्जों का मैग्नीट्यूड 10 है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। तो चार्जों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर डिस्टेंस रखेंगे इसका, ठीक। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पे, वो क्या होता है मेरा 2K P अपॉन में R क्यूब। R क्यूब क्या होता है, इसके सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। R की वैल्यू क्या होती है, उसके सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। इसके डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बता दे रहा हूं मैं तो एक बार और। देखते हैं क्या हो जाएगा। सारी वैल्यूज पता है हमें, क्या सारी वैल्यूज हमें पता है। 2K की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक। Q की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2A डिवाइडेड बाय R क्यूब, यही होता है, ठीक है जी। 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि माइक्रो कूलम में दे रखा था उसको तो कूलम में चेंज करना पड़ेगा। 2A की वैल्यू कितनी है 5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी 2 नहीं आएगा, ये 2A की वैल्यू दे रखी है। ये किसका है, ये क्या डिस्टेंस होगा, ये वाला मेरा A होता है यहाँ से बीच तक की दूरी, और ये वाला मेरा क्या होता है A होता है, ठीक। यहाँ से A से लेके O तक की दूरी A होगी, और O से लेके B तक की डिस्टेंस को हम A बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, ये 2A होगा ना। तो 2A की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 5 मिलीमीटर, कितना दे रखा है, दो चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है हमारा, ठीक। तो कितना दे रखा है ये 5 मिलीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -3। R की वैल्यू हमें पता है 15 इंटू 10 टू दी पावर -2, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में दे रखें क्यूब। ये कहानी होगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 10 की पावर ये -6 होगा, सॉरी कितना होगा, ये कूलम्स में था ना, तो 10 माइक्रोकूलम मतलब क्या 10 इंटू 10 टू दी पावर -6। अच्छा जी, देखो -6 -3 -9 और ये -9 कट जाएगा। चलो लिख देता हूँ यार 10 की पावर 9, इसको 10 की पावर 10 कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव ही जुड़ जाएंगे ऐड बेस सेम पावर ऐड, और ये भी जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे 5 इंटू 10 टू दी पावर ये वाला दोनों जोड़ के -9, तो ये दोनों का खत्म हो गए, 10 की पावर 10 और 10 की पावर -9, एक पावर बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 9, 5 2 10, 9 का 9, ठीक। और 10 की पावर 10 और 10 की पावर -10 कितना बचा, 10 की पावर 1 बचा, ठीक है। 15 का क्यूब मतलब 15 इंटू 15 इंटू 5 2 10 होगा, 15 इंटू 15 इंटू 15 और 10 की पावर -6 है ना जी।
10 की पावर के 3 2 या 6 होता है और मल्टीप्लाई होता है। इतना जानता हूँ कि मैथ थोड़ा बहुत ज्यादा सीखा ही होगा, 10वीं क्लास में आ गया, 12वीं क्लास में आ गया। ठीक, 3 9 जा 3 5 जा, ठीक, 5 2 जा, ठीक, 3 5 जा, ये कहानी होगा। तो क्या बचा मेरा 2 अपॉन में 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा ये। तो यहां से हो जाएगा मेरा 2 इंटू 15 5 सा 125, 5 चीज का 5 5 25 2 5 7 75 75 हाँ 75 आता है। ठीक, इंटू 10 टू द पावर 7। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आएगा 2.33 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये क्या आएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके एक्सियल पॉइंट पे। ठीक, इसने क्या बोला था मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही बताओ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है। तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है माइनस KP/R³, KP/R³, मतलब एक्सियल का दुगना और एक्सियल का हाफ और माइनस पॉइंट। तो अब कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, अब कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। अब क्या कर देंगे, जो मेरा एक्सियल पे पॉइंट आया है इक्वेटोरियल लिख के ऐसा E एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। 2 क्या होता है, ये इसका डबल होता है ना, जो मेरा एक्सिस से पॉइंट होता है इसके इक्वेटोरियल का डबल होता है। मतलब अगर मैं इसका निकाल दूंगा हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 से कर दूंगा डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या ये चीज कहानी बच गया कि माइनस साइन लगा देंगे, दोबारा से कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है हमें। ठीक, तो कितना हो जाएगा मेरा 2.33 इंटू 10 टू द पावर 4 और न्यूटन्स पर कूलम डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आएगा 1.14 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 × 2 17 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन्स पर कूलम। ये आएगा एक्सियल पॉइंट पे। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में अगर ऊपर नीचे वैल्यूज हो रही है तो उसको देख सकते हो आप लोग। ठीक है, पॉज करके नोट करो इसको, कर लिया, आए करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 11 की। तो एग्जांपल नंबर 11 में मुझसे क्या पूछ रहा है वो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात सही में एनसीईआरटी नहीं होता है। हम ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं और सवाल कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से आ रहे होते हैं एग्जाम में, तो बोलते हैं कहां से ही आ गया सवाल। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 11। ओके, ट्राई करता हूं जैसे इसमें बोल रखा है वैसा बना पाऊं मैं। डायग्राम है और इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल बहुत बार पूछा गया है। इस तरह का एक ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक, ये मेरा y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस। एक बार देख लो कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है जी, इनके ये डिस्टेंस कितना है a है, कितना है a है। ठीक, और यहां से इसके ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस भी कितना है a के बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में से गिवन है हमें। ठीक, और इस क्या है क्यूब है, तो क्यूब का एक साइड दे दो, सारे साइड एक इक्वल हुआ। ठीक, कह रहा है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस में कितना a इंटू अल्फा इंटू 10x की पावर 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें, सिर्फ एक्स एक्सिस में। y में और z में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 है, मतलब y और z में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक, कहां पे है, सिर्फ एक्स एक्सिस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ऐसे नहीं, एक्स ऐसे निकल रही है ना। तो हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बोला ना, फाइंड द assume that A is equal to calculate the flux through the cube। हाँ, और सेकंड ए पार्ट में फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पहले ए पार्ट देखते हैं। और यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है वो 800 कूलम दे रखी है, कितनी 800 कूलम्स। अच्छा, हाँ पिछले क्वेश्चन में अगर चाहे तो हम भी नोट कर सकते हैं, हमने देखो डाइपोल का यूनिट नहीं बताया था मैंने, एग्जाम में डाइपोल का यूनिट भी पूछता है, डाइपोल का यूनिट क्या है। तो डाइपोल क्या था मेरा, Q इंटू 2A था ना, इसको लिख सकता हूं मैं, Q की जगह कूलम और A क्या है मीटर में होता है, तो कूलम्स मीटर होता है डाइपोल का यूनिट। ठीक, तो एग्जाम में पूछता है, किसी चीज याद रखना, मेरे को एकदम से याद है, मैंने बता दिया। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको करते हैं। ये कहानी है, ठीक, ये कहानी है, निकालते हैं। क्या पूछा, फ्लक्स पूछा है।
तो फ्लक्स की वैल्यू जो निकालते हैं ना ऐसे निकालते हैं, फ्लक्स बराबर होता है क्या होता है ई डॉट ए बोल सकते हैं, ई डॉट ए। तो फ्लक्स किसके बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स की एक्चुअल मीनिंग क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। जैसे कि ये क्या है, ये मान लेते हैं बॉक्स है, तो इसके परपेंडिकुलर फील्ड में, इसके परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, वो क्या होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको कैलकुलेट बंद हो गया, उसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक, तो कॉस थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, तो जैसे कि ये मेरा बुक है, ये मेरा पूरा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। अगर इस सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। अगर इस सरफेस की बात करूं तो ऊपर की तरफ होगा। क्लियर हो रहा है, तो ये होता है। अच्छा जी, इसका एरिया वेक्टर यहां कहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर कहीं ये होगा, इसका एरिया वेक्टर कहीं ऊपर होगा और इसका एरिया वेक्टर कहीं नीचे होगा। ठीक है, ऐसे ही तुम ये आगे वाले सरफेस के लिए ऐसे होगा, पीछे वाले के लिए यूं होगा, है ना। इसको अगर पॉजिटिव मानो, पीछे वाले के सरफेस के लिए पीछे भी तो ब्लॉक फेस होगा इसका, पीछे वाले फेस के लिए ऐसे, आगे वाले फेस के लिए ऐसे। तो इन सारे हम फ्लक्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इस क्यूब से कितना पास हो रहा है, जोड़ते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू फोर्थ सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू 5 सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू 6 सरफेस, 6 फेस बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो तुम ध्यान से देखोगे तो जो मेरा एंगल है कॉस थीटा की वैल्यू है, ई और ए के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, इसको मैं अगर फर्स्ट सरफेस बोल दूं और इस वाले को मैं सेकंड सरफेस बोल दूं, मतलब ये अगर यहाँ पे किस चीज से दिखाऊंगा आपको, ये देखो ये है। ठीक, अगर इसको मैं अपना फर्स्ट सरफेस बोल दूं, इसको ब्लॉक समझो, अगर इसको मैं फर्स्ट सरफेस बोल दूं, इसको सेकंड सरफेस बोल दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे पास हो रही है, यहां से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। कैसा निकलना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो बस इस सरफेस पे जा रहा है परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर निकल रहा है, इस सरफेस से नहीं निकल रहा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा। अच्छा जी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, कैसे है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ऐसे है, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90, कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। ठीक, ऐसे इस सरफेस के लिए 90 हो रहा है ना। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गया, तो आगे वाले के लिए 90 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है अगर, और ये मेरा क्या एरिया वेक्टर, तो 90 होगा। पीछे वाले के लिए भी 90 होगा, देखो ना 90 हो रहा है, ये वाला एंगल 90 बन रहा है ना। ठीक, इस वाले सरफेस के लिए 180, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे। इस वाले के लिए 0, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, इसके लिए भी 90, इसके लिए भी 90 है ना। ये देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, तो ये कहानी है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट सेकंड सरफेस को बोल दें, फर्स्ट को और थर्ड सेकंड सरफेस को छोड़ दें, तो फ्लक्स ड्यू टू थर्ड, फ्लक्स ड्यू टू फोर्थ, फ्लक्स ड्यू टू 5 और फ्लक्स ड्यू टू 6 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि cos 90 है, एंगल कितना है 90 डिग्री का, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा विल 90 डिग्री, cos थीटा विल 0। क्यों, cos 90 विल 0। जब cos 90 0 तो ये वाले सारे क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि सब में क्या है, cos थीटा का टर्म आएगा। अगर एग्जाम में और लिखने का मन कर रहा है, तो एग्जाम में लिखने का मन कर रहा है तो भाई लिख सकते हो, फ्लक्स ई ए cos 180, पहले सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे। ठीक, प्लस में ई ए cos 0 दूसरे सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों एक ही रेंज में अलाइन है। ठीक, तीसरे सरफेस के लिए देखें तो ई ए cos 90 होगा। तीसरे सरफेस को अगर ये मान लू, तीसरा चौथा कोई से मान सकता हूं मैं, सबके लिए सेम होगा, ऐसे होगा 90 है ना, 90 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो 90 होगा ये। ठीक, तो ये cos 90 और सबके लिए यही कहानी होगी। तो इन सब के लिए तो क्या हो जाएगा, 0 लिख रखा है। अब आया समझ में, तो मेरा क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू में ई ए -1 प्लस में ई ए cos 0 की वैल्यू 1
ये होता है। अच्छा जी, अब तुम बोलोगे ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स के टर्म में दे रखा है, एक्स के टर्म में, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि एक्स तो ये डिस्टेंस है ना, तो इसके लिए डिस्टेंस कम है, इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऐसा कभी मत करना, काटना मत। इस क्वेश्चन की यही खासियत है, एग्जाम इसीलिए पूछता है ये, क्योंकि बच्चे काट के बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो गलत हो जाता है वो। ठीक है, ये कितना होगा मेरा अल्फा। इस केस में एक्स की वैल्यू देखो कितनी होगी, चलो एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक्स की पावर 1/2 और एरिया क्या होता है ए का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, इस सरफेस है ना मेरा, इस सरफेस का एरिया क्या होगा, ये वाला सरफेस का स्क्वायर है, सारे साइड्स एक इक्वल है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, इसका क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस में अल्फा एक्स की पावर 1/2 और इसके केस में क्या होगा एरिया ए स्क्वायर। ठीक, क्या होगा एरिया ए स्क्वायर। तो देखो तो अल्फा कॉमन आ रहा है, देखें तो अल्फा कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये भी तो स्क्वायर तो है ना, ये सरफेस भी, तो अल्फा कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से मैं अल्फा कॉमन लूंगा, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस में एक्स की पावर 1/2। अच्छा ये मैं कॉमन क्यों नहीं लिया मैंने, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू दोनों सरफेस के लिए अलग अलग है, इसके लिए एक्स की वैल्यू ए है, इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या है 2a है, क्या है ए ये और ए ये 2a है ना इस सरफेस के लिए, ए डिस्टेंस ये हुआ, ये डिस्टेंस ये 2a हो गया, और इस सरफेस के लिए देखे तो बस यही तो दूरी है, तो a और इसके लिए क्या होगा 2a होगा, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा इसके लिए, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 800, ए की वैल्यू आपको बोल रखा है, एज्यूम करने के लिए बोला है 0.1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी इस फर्स्ट सरफेस के लिए a, ठीक, तो a की वैल्यू मतलब 0.1 की पावर 1/2 और दूसरे सरफेस के लिए 2a की पावर 1/2 है ना, और a की वैल्यू कितनी है 0.1, कितना है 0.1। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पावर देखो 2 0 कट के दोनों पावर हट जाएंगे है ना, 8 इंटू 1 लिख सकता हूं, इंटू 1 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 2 0 हटा के यहां से मैंने क्या किया पॉइंट को हटा दिया। ठीक, क्लियर है, अंदर सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा जी, इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, और यहां पे प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 की पावर 1/2। 1/2 की पावर मतलब क्या, रूट पे कोई चीज होना, तो यहां से कितना हो जाएगा 8, किसी के पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा पावर -10 की पावर -1/2, 1 की पावर कुछ भी उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, प्लस में √2 इंटू 10 टू दी पावर -1/2, यहां से कॉमन आएगा तो 8 इंटू 10 की पावर -1/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक, ये बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2.41, जुड़ जाएगा तो इंटू 10 टू दी पावर -1/2, -1/2। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेशन कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, 10 की पावर -1 सॉल्व करने आता है। अरे इसका मतलब क्या कि 10 कितना है अंडर द रूट, इसमें तो √10 की वैल्यू निकाल सकते हो, चलो इसको और सॉल्व करता हूँ, 8 इंटू 2.41 डिवाइडेड बाय अंडर द √10। अब तो हो जाएगा, √10 की वैल्यू निकालने आती होगी इस वाले से, कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो यहां सब कर सकते हो अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर बता देता हूं कितना होगा 1.05, कितना आएगा आंसर यहां से 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आना ही चाहिए, एरिया स्क्वायर में था, चार्ज फाइट में कूलम यही है, यूनिट यही होता है। ठीक, तो इस तरह से मेरे क्या है ए का आंसर, क्या है ये ए आंसर, आंसर किसका है ये ए का, ए पॉइंट। बी पॉइंट में बोला है इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, बी पॉइंट में क्या बोला है इसके अंदर नेट चार्ज कितना है। तो गॉस लॉ ने एक और फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या था एप्सिलॉन नॉट, क्या था मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो किसके इक्वल था, क्यू इनक्लोज, यहां लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, इसमें देखा वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड, जितना चार्ज अंदर रहेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। ठीक है, हमें क्यू इनसाइड निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होता है, यहां से क्यू इनसाइड कितना आएगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू में फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू 1.05 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है
8.87 इंटू 10 टू द पावर -12। यहां से कैलकुलेट करोगे आंसर तो कितना आ जाएगा आपका 9.27 10 टू पावर -20। कितना आएगा क्यू की वैल्यू यहां से 9.27 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। नाउ दैट इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो खराब नहीं हुई, लेकिन चल रहा है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो पूछना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आने वाले 2-3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो नोट कर लिया होगा, पॉज करके नहीं किया तो नोट करो। हो गया 1 2 3। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। कि जो लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल है ना, 4 एग्जाम्पल शुरू के 5 तो ऐसे ही थे, वो एग्जाम में आता पूछे नहीं, बहुत कम पूछे गए हैं। और वो तो फिजिक्स का फील देने के लिए क्वेश्चन था कि वो सब में क्या मजा आ रहा है फिजिक्स में, एक्चुअली फिजिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या कहाँ हमारे डे टू डे लाइफ में यूज है। लेकिन ये क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन के बेस से और कंसेप्ट बेस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आई होप तो आपने कर लिया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफी लेंथी है, बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन में। मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है। क्या है, एक कंडक्टर है। तो ये रहा मेरा कंडक्टर। ठीक, इसका सरफेस एरिया ये होगा, क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया ये होगा, क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया। ठीक, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरा क्वेश्चन के अंदर 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ऐसे एक्स एक्सिस में। लेकिन इसने क्या बोला है कि अगर तुम 20 से लोगे तो जब एक्स की वैल्यू इधर से कम लोगे, मतलब यहां से 0 से 10 और यहां से ये 0, इसको हमने इन्होंने क्या बोल रखा है 0 है, यहां से ये 10 होगा और ये 10 होगा। तो जब आप इधर से इसकी वैल्यू लोगे, ठीक है, ये मैं आपने समझाने के बाद कंसेप्ट है नहीं। ठीक, तो जब यहां से आप वैल्यू लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस साइड के लिए -200 होगा, क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक, और जब आप इधर से लोगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, +200 होगा, +200 होगा। ये कहानी दे रखी है। तो हमें पहले केस में क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस। एक सरफेस से, इसके एक फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स हो रहा है, इसके एक फ्लैट सरफेस। तो ये इसका फ्लैट सरफेस है ना, और ये क्या है, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस से पूछा भी नहीं है, और कर्व सरफेस से ऐसे होगा भी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एक्स एक्सिस में ही दे रखा है। किसमें दे रखा है, एक्स एक्सिस में दे रखा है। तो ऊपर वाले के लिए एंगल 90 हो जाएगा, इस वाले के लिए एंगल क्या होगा 90 हो जाएगा। और पहली बात तो ये सिलेंड्रिकल है, तो ये फ्लैट सरफेस हुआ नहीं, कैसा सरफेस हुआ, कर्व सरफेस। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फ्लैट सरफेस के लिए मेरा फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, ईच फ्लैट सरफेस। तो एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो निकालते हैं। क्या होता है मेरा ई ए, इस वाले सरफेस की बात करूं अगर मैं फर्स्ट सरफेस की, तो वो कितना होगा, cos 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, इसका एरिया वेक्टर भी क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहां से E की वैल्यू कितनी है, 200। इस वाले केस के लिए क्या लेना है, 200 लेना है। क्वेश्चन में बोल रखा है 200, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहां से सीधे मेरा EA आएगा। अच्छा जी, एरिया क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कल है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये वाला सर्कल का काम करेगा ना। सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर, आर दे रखा क्वेश्चन में, एक बार देख लो ऑफ ये एंड दैट द न्यूटन्स पर कूलम ये दे रखा है 0.1 एक्सिस 0.8 राइट रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। कितना है इसका रेडियस, 5 सेंटीमीटर। कितना है रेडियस, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर मतलब क्या, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू ये होगी और सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट किया। यहां से आंसर कितना आएगा, 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है जी, आप देखते हैं क्या हो जाएगा, 25 टू 50, ये देखो ना 25 टू द 50, 2 0 लगा दो, इंटू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 3 0 खत्म हो जाएगा, तो 5 इंटू 3.14 और 10 की पावर -1 है ना, 3 0 से खत्म हो गया। अच्छा जी, फिर कितना हो जाएगा, 5 4 20 20 का 0 2 5 2 7 और 5 3 15। तो 15 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -1, तो कितना आएगा 1.57 इंटू 10, बस कितना आएगा, बस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एक सरफेस ए के लिए। अच्छा जी, जितना इसके लिए होगा इतना उसके लिए होगा। नहीं विश्वास तो करके देख लेते हैं।
ये तो मेरा फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस का अगर फ्लक्स निकालूंगा तो क्या होगा, ई ए कॉस 180, क्या होगा कॉस 180। इस केस में क्या बोला है क्वेश्चन, इधर से लोगे तो ई की वैल्यू कितनी लोगे, माइनस लोगे, माइनस 200, तो माइनस 200 कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, तो -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 200 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम कहानी, सेम कहानी। तो इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा मेरा 1.57 इंटू न्यूटन्स मीटर्स स्क्वायर पर कूलम, ये पूछा था। ठीक है, और क्या पूछा सेकंड पार्ट में इसके, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अच्छा जी, फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस, हाँ इसके साइड से कितना फ्लक्स जाएगा, तो इसका साइड ये वाला होगा, इसका साइड क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। फ्लक्स का साइड क्या होगा, सिलेंडर का साइड क्या होगा, ये वाला होगा, कर्व सरफेस बोलना चाहिए था। तो साइड में फ्लक्स क्या होगा देख लेते हैं भैया, ये ई ए कॉस थीटा, इस केस में क्या है थीटा 90 डिग्री, तो कितना होगा मेरा ई ए कॉस 0, तो कितना फ्लक्स आएगा साइड के लिए 0, तो साइड वाले सरफेस में फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, ये इसका बी पार्ट। ठीक, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल होता है कितना फ्लक्स आएगा 0 आएगा। आगे जी, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इसके अंदर नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना निकल रहा है। ठीक है, सी पार्ट में क्या बोला है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, इस सरफेस से कितना निकल रहा है 1.57, इस सरफेस से कितना निकल रहा है 1.57, तो नेट कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, तो मैं कह सकता हूं एफ नेट इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ Q1 बोल दो, फ्लक्स 1 बोल दो या फ्लक्स 2 बोल दो, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा, कितना ये उतना ये, तो डबल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, और 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 इंटू में 1.57, तो 14 का 4 1 5 10 11 और 3, तो ये आएगा न्यूटन्स मीटर्स स्क्वायर पर कूलम। तो ये आया सी का आंसर। बी पार्ट ने बोला है कि कितना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज है, कितना चार्ज इंक्लोज है, तो इजी फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू दे रही है 3.14, क्यू इनसाइड की वैल्यू हमें नहीं पता, क्यू इनसाइड की वैल्यू हमें नहीं पता, और एप्सिलॉन नॉट नहीं पता होता हमें, तो क्यू कितना आ गया यहाँ से 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.87 इंटू 10 टू द पावर -12, आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो वो आंसर कितना होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा, 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11, 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। कैलकुलेशन वीडियो लेंदी होता, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती, दैट्स व्हाई नहीं कर रहा। बस भैया तो पॉज करके नोट करो, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, 12 था या 11 था, 12 था, कितना था 12 था एग्जाम्पल नंबर। पहले के हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, करा तो ये भी दिया था, लेकिन क्या करें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। ठीक, तो उसमें वो पूरा शूट नहीं हुआ था, कैमरा बंद हो गया था, देखते हैं कैसे होगा ये मेरा एक एटम का सॉरी एटम है, क्या है एटम है, और इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है पॉजिटिव चार्ज, और पूरे में क्या है डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बता सकते हैं ये ना कौन सा मॉडल एटम का, ये मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, किसने दिया था, जे थॉमसन ने। बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, ये कैसा था प्लम पुडिंग मॉडल, याद आ रहा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है 9th क्लास में 11th क्लास में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा ये मॉडल। ठीक, तो हमें इस एटम की इस मॉडल दे रखा है, हमें इसके लिए क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आउटसाइड द एटम और इनसाइड द एटम। ठीक है, मतलब अगर यहाँ कोई पॉइंट पी बोलूं, इसका रेडियस कितना आ रहा है एटम का, ठीक, तो अगर मैं एक पॉइंट पी बोलूं आउटसाइड, इस पॉइंट पी पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस एटम के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, देखते हैं क्या हो सकता है। ये होगा मेरा रेडियस बाहर के लिए कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर ले लेते हैं, कैपिटल तो पहले ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक, तो हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम आउटसाइड कैसे निकालते हैं, तो गॉस लॉ ने सिखाया था हमें कि जहां कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक क्लोज सरफेस की जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां पे क्या बनाते हैं एक गॉसियन सरफेस, क्या बनाते हैं एक गॉसियन सरफेस, वो स्फेरिकल होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए गिवन सरफेस की तरह, ये होगा मेरा गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर मान रखा है। ठीक, तो मुझे इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हमने फ्लक्स के 2-3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, एक कौन सा होता है इंटीग्रेशन डी ए, ठीक, और एक ये भी फॉर्मूला होता है Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट,
ये दो फॉर्मूले और भी हैं, लेकिन ये दो फॉर्मूले ज्यादा है। जब हमारा कहीं कहीं निकालना था छोटे छोटे इंटीग्रेट, एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल टू में ई ए, ये क्या था एक पूरे सरफेस के लिए होता था। अभी क्या करेंगे हम छोटे छोटे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा मैं, छोटा सा डीए काटूंगा एरिया, छोटा सा एरिया डीए काटूंगा, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर ऐसे होगा ये, ठीक। तो जब छोटे छोटे यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे काटूंगा, उन सबको जोड़ दूंगा, है ना। यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह काटूंगा, उनको आराम से जोड़ दूंगा, तो वहां क्या निकल जाएगा मेरा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, मतलब जानते ही होंगे। देखते हैं कैसे होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म भी आपस में इक्वल, तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, E कांस्टेंट रहेगा, E क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, E और ये सॉरी और लिख देता हूं, E dA डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा होगा, क्या होगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी इधर, तो cos 0 डिग्री होगा, ठीक। 0 डिग्री का मतलब 1, तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E इंटीग्रेशन ऑफ dA। अच्छा जी, एक बात करता हूं, एक बात बताओ, Q इनसाइड कितना होगा, इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, इस एटम के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। तो हमें पता है कि जो एटम होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब कोई चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा उसके अंदर नेट चार्ज 0 होगा, मतलब कोई चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना होगा इसके अंदर 0, एप्सिलॉन नॉट E, इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई, गॉसियन सरफेस के एरिया लेंगे, क्या लेंगे गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबको नीचे भेज दूंगा मैं, 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 0 आया। आउटसाइड की बात करता हूं, सेकंड केस में बोला है कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक, सॉरी इनसाइड, ये तो था मेरा, ये आउटसाइड का था, ये क्या था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। केस क्या है, आर हमारा स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक, मतलब गॉसियन सरफेस का रेडियस बड़ा है एटम के रेडियस से। इनसाइड के केस में क्या होगा, इनसाइड केस मान लो यहाँ का ही है, हमें यहाँ निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ मैंने क्या बना दिया गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है, वो गोल हुआ पूरा सिमेट्रिक होगा राउंड। इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, इसका रेडियस भी स्मॉल है, स्मॉल r1 कुछ भी मान लो, तुम्हारे मानने के ऊपर है, ठीक। तो इनसाइड के केस में क्या होगा मेरा, वही सेम फॉर्मूला, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में E डॉट dA, वही कहानी, एरिया वेक्टर dA इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से होगा, दोनों के बीच में एंगल सेम 90 डिग्री का, तो यहां से क्या आएगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में E 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस लेते हैं, किसका लेते हैं गॉसियन सरफेस का रेडियस। अच्छा जी, ये कहानी है। इस केस में क्या है हमारा कैपिटल आर बड़ा है, इनसाइड के केस में। अब हमारा मेन मोटिव है कि हमें क्या निकालना है, Q इनसाइड निकालना है। क्या निकालना है, Q इनसाइड, इसके अंदर चार्ज कितना है। अच्छा जी, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। Q इनसाइड की बात करूं अगर मैं, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस का ZE होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस का ZE, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स कहां के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, जितना इसके अंदर आ रहा है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ लूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन तो लूंगा नहीं मैं, जितना हमारे गॉसियन सरफेस का आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन लेना है, मतलब जितना इस पॉइंट तक कवर हो रहा है, ठीक। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे लेंगे, प्लस में। अच्छा जी, हमने एक चीज पढ़ रखा है, चार्ज डेंसिटी Q बाय वॉल्यूम पढ़ रखा है ना, Q बाय वॉल्यूम, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा ये Q ZE माइनस वाला, और ये मेरा वॉल्यूम होगा इसका, होगा। तो यहां से कितना आएगा ZE फिजिकल टू में वॉल्यूम इनटू में और चार्ज डेंसिटी अपॉन में भी कह सकता हूं ना। ये तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, आइटम का, इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर। अच्छा कैपिटल क्यों लूंगा, क्या लूंगा मैं कैपिटल स्क्वायर लूंगा, क्या लूंगा कैपिटल आर स्क्वायर कह रहा हूं, कैपिटल आर लूंगा, क्यों, क्योंकि जब मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, इसका मतलब क्या है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं चार्ज डेंसिटी।
तो जब मैं चार्ज डेंसिटी निकालूंगा तो इस पूरे एटम के लिए निकालूंगा। किसके लिए निकालूंगा? पूरे एटम के लिए निकालूंगा ना। तो ये पूरे एटम के लिए मैंने चार्ज डेंसिटी निकाली। किसके लिए? पूरे एटम के लिए। लेकिन मुझे चाहिए कितना? मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए। तो चार्ज कितना होगा? चार्ज इनसाइड कह सकता हूं मैं, चार्ज इनसाइड होगा मेरा, जो गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा। चार्ज एक यूनिट में कितना है? तो एक यूनिट में कितना है भैया? ZE अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब, ये है। ठीक, और इसका वॉल्यूम लेंगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसके अंदर आ रहा है इतने ही तो इसके वॉल्यूम में तो आ रहा है चार्ज इतना। ये तो पूरा वॉल्यूम है नीचे वाला, और इतने वॉल्यूम के अंदर हमारा चार्ज है। इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा? ये 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। इसका वॉल्यूम छोटे वाले गॉसियन सरफेस के इस पे आ जाएगा चार्ज इनसाइड, इतना ही तो होगा। इनसाइड तो इतना ही होगा ना। ठीक, तो इससे ये चल बसा, और साथ में जेड भी तो होगा, सॉरी साथ में क्या होगा? इनसाइड में जेड वाला भूल गया, तो नेगेटिव चार्ज होगा इतना। जेड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव वाला ये होगा। 4/3 से 4/3 कट गया, यहां से ZE कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि बस वो अलग है, अपोजिट साइन है। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा? ये कितना आ जाएगा? 1 यहां से कॉमन आया, यहां पे कितना बचा? 1 प्लस r क्यूब बाय r क्यूब। ये कहानी बची, कितनी बची? ये कहानी बची चार्ज इनसाइड की। ठीक, तो अब निकालते हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें चार्ज इनसाइड की। तो चार्ज इनसाइड कितना है? ZE, ये कितना हो जाएगा? r क्यूब प्लस में r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब, एलसीएम लेंगे तो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में E 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा। यहां से ये वाला नीचे आ जाएगा, मुझे E की वैल्यू चाहिए। तो E किसके बराबर हो जाएगा? ZE क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, या मतलब चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जितना है उसके अंदर, अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r क्यूब प्लस में r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये कहानी आ रहा है। ठीक, इसको कैसे लिखने का होगा क्वेश्चन पे? इसमें हमारे एग्जाम बोर्ड में, सॉरी एनसीईआरटी किताब में उन्होंने यहाँ पे एलसीएम नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने ऐसे लिख रखा है ZE अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ZE अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R को क्या किया? मल्टीप्लाई करा दिया। R को क्या किया? मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, इस कहानी को मैं ऐसे लिख सकता था, एलसीएम नहीं लेता तो। ठीक, आगे इसको मल्टीप्लाई कराओ R को, तो ये क्या होता है? ZE अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आगे मल्टीप्लाई होता तो 1 बाई r स्क्वायर होता, और ये क्या हो जाता? r बाय r क्यूब होता ना। एक स्क्वायर से ऊपर वाला कट जाता, क्यूब था, नीचे r पूरा टर्म खत्म हो जाता, और ऊपर एक r बचता। तो हमारे किताब में ऐसे आंसर दे रखा है, लेकिन अगर तुम ऐसे भी ड्राइव करके आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमारे एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर के खत्म हो जाते हैं। अभी इसका एक्सरसाइज करना है, और शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप तो बोलोगे तो कराऊंगा। इनफैक्ट एक्सरसाइज से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारा नोट डाउन करो पॉज करके, फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन के साथ, या फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक, जैसा मुझे सही लगेगा मैं कराऊंगा।